साथियों, एग्जाम का समय कम है और मुकाबला एकदम टक्कर का है। स्वागत है ऑल एग्जाम पी बाई क्यूज पर। आज का सेट 23 कोई आम सेट नहीं है, बल्कि मेरिट लिस्ट की चाबी है। अगर 80 प्लस स्कोर चाहिए तो एक भी सवाल छूटने की गलती मत करना। तो चलिए आज का टहलका शुरू करते हैं। तो साथियों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल में गविष्टि शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता था? तो याद रखना, गविष्टि शब्द का प्रयोग जो कि गायों के लिए होने वाले युद्ध के लिए किया जाता था। वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? तो याद रखना, अघन्या। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस देवता का उल्लेख है? तो याद रखना, इंद्र देवता का। तो याद रखना है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो याद रखना, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर जो कि अरिष्टनेमी थे, और इनका उल्लेख जो कि ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में अरिष्टनेमी के साथ और किस तीर्थकर का नाम था? तो याद रखना, जो कि ऋषभ देव का है, जो कि ये ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर थे जैन धर्म का। अरिष्टनेमी को किस हिंदू देवता का निकट संबंधी माना जाता है? तो भगवान कृष्ण का। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो याद रखना, पार्श्वनाथ थे। तो याद रखना, 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा की उपाधि स्वयं धारण कर ली थी? तो याद रखना, 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि ये खलीफा की उपाधि स्वयं धारण कर ली थी। याद रखना है। और यहाँ पे मुबारक शाह खिलजी किस वंश का शासक था? तो याद रखना, खिलजी वंश का। कौन सा सुल्तान कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था? तो याद रखना, मुबारक शाह खिलजी था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था। तो याद रखना है, 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? तो याद रखना है, जो कि मुहतसिब नामक अधिकारी का मुख्य कार्य प्रजा के आचरण और नैतिकता का निरीक्षण करना था। मुहतसिब के पद की नियुक्ति सर्वाधिक किस मुगल शासक ने की थी? तो याद रखना, औरंगजेब ने। मुगल काल में मिल बख्शी किस विभाग का प्रमुख होता था? तो याद रखना, सैन्य विभाग का। दीवान ए वजारत किस विभाग से संबंधित था? तो ये जो कि लगान और अर्थव्यवस्था से संबंधित था। तो याद रखना है, 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में किसके द्वारा की गई थी? तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की गई थी। तत्वबोधिनी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखना, उपनिषदों के ज्ञान का प्रसार करना। राजा राम मोहन राय ने किस सभा की स्थापना की थी? तो याद रखना, आत्मीय सभा का। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, आत्माराम पांडुरंगे ने। तो याद रखना, 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो याद रखना, जवाहरलाल नेहरू ने जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या कहे थे? तो गुलामी का अधिकार पत्र कहे थे। भारत के वर्तमान संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा अधिनियम है? तो याद रखना है, भारत शासन अधिनियम 1935। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में किस अधिनियम से लागू हुआ? तो याद रखना, 1935 का अधिनियम से। तो याद रखना है, 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, 1914 में चर्चा में रहा कामागाटा मारू वास्तव में क्या था? तो याद रखना है, ये जो कि कामागाटा मारू है ना, तो ये जो कि एक जापानी समुद्री जहाज था। इस जहाज को किराए पर किसने लिया था? तो यहाँ पे कुलदीप सिंह ने। यह जहाज किस देश की यात्रा पर गया था जहां इसे प्रवेश नहीं मिला? तो कनाडा के। भारत लौटने पर इस जहाज के यात्रियों पर अंग्रेजों ने कहाँ गोलाबारी की? तो याद रखना, बजबज बंदरगाह पर। तो याद रखना है, 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किसने की थी? तो याद रखना, 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने जो कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, बिना ताज का बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। तो याद रखना है, 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो
तो याद रखना 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि ये संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो याद रखना है 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? तो याद रखना 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। केशवानंद भारतीय केस में जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इस वाद में न्यायालय ने संविधान का कौन सा नया सिद्धांत दिया? तो याद रखना मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। किस वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? तो याद रखना बेरूबाडी संघवाद में, जो कि 1964 में कहा गया था कि जो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ जो कि किस वाद में बैठी थी? तो याद रखना केशवानंद भारतीय वाद में। तो याद रखना है 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का एक अधिकार किसे प्राप्त है? तो याद रखना केवल लोकसभा को है। राज्यसभा यह प्रस्ताव किस बहुमत से पारित करती है? तो ये जो कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करती है। याद रखना है। वर्तमान में भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो 3 है, जो कि एक प्रशासनिक, पुलिस और वन सेवा है। भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा कब बनाया गया था? तो 1966 में बनाया गया था। तो याद रखना है 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किस संसदीय समिति को कहा जाता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। और लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? तो याद रखना विपक्ष का नेता होता है। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल इसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 जो कि लोकसभा से होते हैं और 7 जो कि राज्यसभा से होते हैं। तो याद रखना है 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी राज्य विधायक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है? तो याद रखना 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना अनुच्छेद 213 में है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना है जो कि यह अनुच्छेद 161 में है। तो याद रखना है 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने के समान है। तो याद रखना है आपको। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो याद रखना भाग 15 में है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई थी? तो याद रखना 61वां संशोधन द्वारा की गई है। तो याद रखना है 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? तो याद रखना है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो कि सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। और परिसीमन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना। परिसीमन आयोग के आदेशों को क्या किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो नहीं दी जा सकती है। भारत में अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है? तो याद रखना 4 बार हुआ है। तो याद रखना है 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, खुले बाजार की क्रियाएं अर्थव्यवस्था में किस नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो याद रखना है जो कि ये मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मौद्रिक नीति भारत में कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। खुले बाजार की क्रियाओं का अर्थ क्या है? तो रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदना और बिक्री, जो कि ये खुले बाजार की क्रियाओं का अर्थ होता है। राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो भारत सरकार। तो याद रखना है 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन है,
जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता और योग्यता से निचले स्तर पर कार्य करता है तो उसे अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? तो याद रखना है, तो उसे अर्थशास्त्र में जो कि अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोगों का लगे रहना क्या कहलाता है? तो याद रखना, ये जो कि प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण छंटनी होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ढूंढने के बीच के खाली समय को क्या कहते हैं? तो घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो याद रखना है, 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश भारत में कौन सी संस्था करती है? तो याद रखना है, ये जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश जो कि ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग संस्था करती है। इस आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और जब यह स्थापना हुआ था तो इसका नाम जो कि कृषि मूल्य आयोग था। भारत में खाद्यान्नों का भंडारण और वितरण कौन सी संस्था करती है? कौन सी संस्था संभालती है? तो याद रखना, भारतीय खाद्य निगम। न्यूनतम समर्थन मूल्य साल में कितनी बार घोषित किया जाता है? तो साल में 2 बार घोषित किया जाता है, जो कि रबी और खरीफ की बुआई से पहले। तो याद रखना, 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में मूल्य यानी कि कीमत और मांग के बीच कैसा संबंध होता है? तो याद रखना है, जो कि धनात्मक संबंध होता है। इसका अर्थ है कि कीमत बढ़ने पर विभिन्न वस्तुओं की मांग क्या होती है? तो याद रखना, बढ़ जाती है। सामान्य वस्तुओं में कीमत और मांग के बीच कैसा संबंध होता है? तो याद रखना, सामान्य में तो याद रखना विपरीत संबंध होता है, मतलब कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। और विभिन्न वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं? तो याद रखना, जो कि ये अत्यंत निम्न कोटि के यानी कि घटिया कोटि की वस्तुएं होती हैं। तो याद रखना, 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन है, वेनेजुएला की जलधारा किस महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है? तो याद रखना, ये जो कि अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है। यह जलधारा अफ्रीका के किस तट पर बहती है? तो याद रखना, पश्चिमी तट पर। कनारी की जलधारा भी किस महासागर की ठंडी जलधारा है? तो ये भी अटलांटिक महासागर की है। क्यूरोसियो की जलधारा किस महासागर की गर्म जलधारा है? तो याद रखना, ये जो कि प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। तो याद रखना, 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, सारगैसो सागर किस महासागर का हिस्सा है जिसकी अपनी कोई तट रेखा नहीं है? तो याद रखना, उत्तरी अटलांटिक महासागर की ये जो कि हिस्सा है। और यहाँ पे सारगैसो सागर का नाम किस कारण पड़ा? तो याद रखना, वहाँ पाई जाने वाली सारगैसम नामक समुद्री घास के कारण पड़ा था। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। यहाँ पे बरमूडा त्रिभुजा किस महासागर में स्थित है? तो याद रखना है, जो कि ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तो याद रखना है, 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण के क्षेत्र में जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? तो याद रखना, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा सबसे पहले नॉर्मन मायर्स ने प्रस्तुत की थी। और भारत में मुख्य रूप से कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? तो 4 हैं। भारत का सबसे प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है? तो याद रखना, पश्चिमी घाट है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखना है, जो कि यहाँ पे एजी टेंसले ने किए थे। तो आपको याद रखना, 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो याद रखना, 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो कि मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के किस क्षेत्र में ये वन सबसे अधिक है? तो याद रखना, सुंदरवन डेल्टा में। मैंग्रोव वनस्पति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता इनकी जड़ें खारे पानी में भी जीवित रह सकती हैं। और सुंदरवन डेल्टा का नाम किस वृक्ष की अधिकता के कारण पड़ा है? तो याद रखना है, जो कि सुंदरी नामक वृक्ष के अधिक होने के कारण इसका नाम जो कि सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। तो याद रखना है, 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, 16 वन भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो कि 16 वन है नो, तो ये पश्चिमी घाट की ऊंची पहाड़ियों पर पाया जाता है। ये वन मुख्य रूप से किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? तो ये जो वन है नो, तो ये जो कि नीलगिरी, यहाँ पे अनाईमलाई और पालनी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। 16 वन किस प्रकार के वन होते हैं?
तो ये जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय वन होता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना अनाईमुडी, जो कि ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखना है 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक फुट नामक गंभीर बीमारी पीने के पानी में किस तत्व की अधिकता के कारण होती है? तो याद रखना पारा के। और पानी में पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो याद रखना है जो कि मिनीमाटा रोग होता है। पानी में कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो इटाई इटाई रोग होता है। पानी में नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखना ब्लू ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होती है। तो याद रखना 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि मुख्य रूप से किस गैस के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है? तो याद रखना है जो कि ग्रीन हाउस गैस को कम करने से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय संधि। और ये क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1997 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन परत के संरक्षण से है। अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो याद रखना है 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 27 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो याद रखना 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। किसने? तो माइकल फैराडे ने किए थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज। और यहाँ पे डायनेमो मतलब कि जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफॉर्म किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो याद रखना ये जो कि अन्योन्याय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो विद्युत मोटर जो कि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो याद रखना है 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 28 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो कौन सी घटना होती है? तो याद रखना तो उस समय जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना किस घटना का परिणाम है? तो ये जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटना का परिणाम है। हीरे का अत्यधिक चमकना किसका उदाहरण है? तो याद रखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो याद रखना है 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, सायंता का गुण निम्नलिखित में से किन पदार्थों में पाया जाता है? तो याद रखना ये जो सायंता का गुण है नो, तो ये द्रव और गैस दोनों में पाई जाती है। सायंता का क्या अर्थ होता है? तो तरल पदार्थों के बहने का विरोध करने वाला गुण। तापमान बढ़ने पर द्रवों की सायंता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ने पर द्रव का पूछा है, तो इनकी जो कि सायंता क्या होती है? तो घट जाती है। तापमान बढ़ने पर गैसों की सायंता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें गैस पूछा है, तो याद रखना सायंता बढ़ जाती है। तो याद रखना है 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस महान वैज्ञानिक ने किया था? तो याद रखना ऊर्जा के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो कि कौन किए थे? तो याद रखना मैक्स प्लांक ने। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है जिन्हें क्या कहते हैं? तो जिन्हें फोटोन कहते हैं। याद रखना है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखना है जो कि यहाँ पे हाइजेनबर्ग ने। तो याद रखना 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल राज्य में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? तो याद रखना 3:1 होता है। अम्ल राज का उपयोग मुख्य रूप से किस काम में आता है? तो याद रखना सोने और प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो ये जो कि आमाशय में पाया जाता है। रासायनों का राजा किस अम्ल को कहा जाता है? तो याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। तो याद रखना है 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के सबसे मुख्य अयस्क बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखना है Al2O3.2H2O होता है। और बॉक्साइड से एल्युमिनियम किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो विद्युत अपघटन विधि द्वारा। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो याद रखना एल्युमिनियम है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो याद रखना जो कि एल्युमिनियम का है।
तो याद रखना है 32 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में बकमिंस्टर फुलरीन किस तत्व का एक बहुचर्चित अपर रूप है? तो याद रखना कार्बन का है। और फुलरीन के एक अणु में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो याद रखना 8 अणु होते हैं। और यहाँ पे फ्लोरीन की संरचना किस खेल के गेंद जैसी होती है? तो फुटबॉल के। कार्बन के अन्य दो प्रमुख प्राकृतिक अपर रूप कौन से हैं? तो याद रखना हीरा और जो कि ग्रेफाइट है। तो याद रखना है 33 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किस रासायनिक पदार्थ की बनी होती है? तो याद रखना है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो कि ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। कौकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो याद रखना काइटिन की। और क्या जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो याद रखना नहीं पाई जाती है। तो याद रखना है 34 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र की जटिल प्रक्रिया कोशिका के किस अंग में संपन्न होती है? तो याद रखना है ये जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? तो याद रखना हेंस क्रेब्स ने। और इस चक्र के दौरान किसका निर्माण होता है? तो याद रखना ऊर्जा का होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहता है। तो याद रखना है 35 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, लाइसोसोम के निर्माण के लिए कोशिका का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो याद रखना गोल्जी का है, जो कि ये लाइसोसोम के निर्माण के लिए कोशिका का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो गोल्जी का है। लाइसोसोम को कोशिका की क्या कहा जाता है? तो याद रखना आत्महत्या की थैली कहता है। और गोल्जी काय को कोशिका का क्या कहा जाता है? तो ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। और यहाँ पे राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का मुख्य काम है। तो याद रखना है 36 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन जो लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण को प्रेरित करता है शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? तो याद रखना 37 का आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो कि ये एरिथ्रोपोएटिन जो है तो ये जो कि किडनी से स्रावित होता है। और लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखना अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में होती है। और किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो नेफ्रॉन कहलाती है। तो याद रखना है 37 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है? तो याद रखना जो कि हाइपोथैलेमस, जो कि ये मस्तिष्क का भाग है और यह शरीर के तापमान, भूख, प्यास को नियंत्रित करता है। सोचने समझने और याददाश्त का केंद्र कौन सा भाग है? तो याद रखना सेरेब्रम है। शरीर का संतुलन कौन सा बनाए रखता है? तो याद रखना सेरेबेलम। हृदय की धड़कन और श्वसन दर को कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखना है जो कि मेडुला यहाँ पे ओब्लांकेटा करता है। तो याद रखना है 38 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में मानव रक्त की कौन सी प्रोटीन मुख्य भूमिका निभाती है? तो याद रखना है फाइब्रोनोजेन प्रोटीन, जो कि ये मुख्य भूमिका निभाती है रक्त का थक्का जमाने में। और रक्त को शरीर के अंदर जमने से कौन सी प्रोटीन रोकती है? तो याद रखना हिपैरिन। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका मदद करती है? तो याद रखना प्लेटलेटस। तो याद रखना है 39 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की वह ग्रंथि कौन सी है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार का कार्य करती है? तो याद रखना जो कि ये अग्नाशय है। अग्नाशय के बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखना जो कि मधुमेह रोग होता है, यानी कि डायबिटीज होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना है यकृत, जो कि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो याद रखना है 40 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, वर्णधाता नामक आनुवांशिक रोग में व्यक्ति मुख्य रूप से किन दो रंग में भेद नहीं कर पाता? तो याद रखना हरा और नीला में भेद नहीं कर पाता है वर्णधाता नामक आनुवांशिक रोग होने के कारण। यह रोग स्त्रियों में होता है या पुरुषों में? तो याद रखना
यह रोग पुरुष में अधिक होता है, स्त्रियों इसकी वाहक होती है। रक्त का थक्का जमने वाला आनुवांशिक रोग कौन सा है? तो याद रखना जो कि हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शाही शाही रोग के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 42 नंबर क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट मुख्य रूप से किस भयंकर बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है? तो याद रखना है एलिसा टेस्ट जो है ना, तो ये एड्स के बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है। एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो याद रखना है जो कि HIV वायरस के कारण होता है। यहाँ पे टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो बिडल यहाँ पे बिडाल टेस्ट किया जाता है। एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो याद रखना है 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 43 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के नियमों का प्रतिपादित करने वाले ग्रेगरी जॉन मेंडल पेशे से क्या थे? तो याद रखना है जो कि ये पेशे से एक पादरी थे। मेंडल ने अपने आनुवांशिक के प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो मटर के पौधे पे। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जोहानसन ने किए थे। तो याद रखना है 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो याद रखना 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1982 में। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो याद रखना शिवरमन समिति की सिफारिश पर। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। तो याद रखना है 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी की रचना किसने की थी जो अमेरिका के दासों को समर्पित है? तो याद रखना 45 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ज्योतिबा फूले ने जो कि गुलामगिरी की रचना किए थे। और ज्योतिबा फूले ने किस समाज की स्थापना की थी? तो याद रखना सत्यशोधक समाज की। ज्योतिबा फूले की पत्नी का क्या नाम था जो भारत की प्रथम महिला शिक्षित मानी जाती है? तो याद रखना सावित्री बाई फूले था। और यहाँ पे बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका किसने निकाली थी? तो याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो याद रखना है 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो कि आशा पूर्णा देवी थी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखना साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद रखना है जी शंकर कुरूप थे। तो याद रखना है जो कि इनको मलयालम भाषा के लिए मिला था। और हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो सुमित्रा नंद पंत को। तो याद रखना है 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। और ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो याद रखना डेसिबल है। जल के बहाव को मापने की इकाई क्या है? तो याद रखना क्यूसेक है। समुद्र की गहराई मापने की इकाई क्या है? तो फैदम है। तो याद रखना है 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम क्या था जिन्हें बदलकर 1995 में नया रूप दिया गया? तो याद रखना जो कि इसका पुराना नाम जेड था। और जेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1947 में। विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। और विश्व व्यापार संगठन में वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 164 वर्तमान में जो कि सदस्य देश हैं। तो याद रखना है 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 49 नंबर क्वेश्चन है, समान घास के मैदान मुख्य रूप से किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो याद रखना है ये जो कि समान घास के मैदान है तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। समान किस प्रकार के घास के मैदान है? तो याद रखना ये जो कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। प्रेररी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो कि उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो कि अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, मतलब दक्षिण अमेरिका में। तो याद रखना 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो हेग में है, जो कि नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो याद रखना 15 न्यायाधीश होते हैं। भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान न्यायाधीश कौन है? तो याद रखना जो कि वर्तमान दलवीर भंडारी है। तो साथियों 50 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।